देखिए बच्चों, बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन को। इंसुलिन से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं श्योर। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन का आपका जो एक जनरल जो क्वेश्चन बनता है वो आता है इंसुलिन के एक्शन को लेके, इंसुलिन का रिलीज मैकेनिज्म, किस तरीके से वो रिलीज होता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन आता है आपके इस पार्ट से कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन की प्रिपरेशन लिखिए। एंड वन मोर थिंग कि कई बार अगर उसी क्वेश्चन को लेंदी बनाया तो वो इंसुलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बेसिकली बात कर सकता है। तो हम देखते हैं इंसुलिन को। बेसिकली इंसुलिन के बारे में जैसा कि आपको एक चीज तो ये बच्चों आपको क्लियर होना है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। जब किसी बच्चे को ये वर्ड क्लियर होगा कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है तो उसको ये चीजें क्लियर होंगी, अच्छा ये एनाबॉलिक है, इट मींस ये प्रोटीन को ब्रेक करने वाला नहीं है। इट मींस ये लिपिड को ब्रेक करने वाला नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, राइट। ये आपको अपनी आंसर शीट में जरूर इसको मेंशन करना है और कॉन्सेप्ट ओवरऑल पढ़ने में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो बच्चों इंसुलिन का बेसिकली अगर हम बात करें तो इंसुलिन का 1921 में 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने इसकी डिस्कवरी की और जो इसका पूरा स्ट्रक्चर को इलिसुडेट किया, स्ट्रक्चर के बारे में एक एक चीजें जिसने बताई वो थे 1956 में सैंगर ने, SANGER सैंगर ने बताया, जबकि बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की डिस्कवरी की। ओवरऑल इंसुलिन में जब देखा गया तो उसमें पाया गया कि ये दो चेन होती है, राइट। दो चेन में बेसिकली आपकी एक ए चेन होती है और दूसरी बी चेन होती है। टोटल अमाइनो एसिड जो होती है वो होती है 51, जबकि ए चेन में 21 और रिमेनिंग 30 बी चेन में होती है। कई बार बच्चे इसको भी उल्टा कर देते हैं, 30 इधर कर देंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ए चेन में आपकी 21 है और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड है। और 1956 सैंगर की बात मैंने कर दी, तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। इंसुलिन में बेसिकली जो इंसुलिन प्रिपरेशन की जाती है, अगर ओवरऑल सिमिलरिटी इंसुलिन की देखी जाए, लार्ज स्केल पे इंसुलिन पहले प्रिपेयर्ड की जाती थी, अभी तो बेसिकली ये पॉर्क और बीफ की इंसुलिन से प्रिपेयर की जाती है। पॉर्क की इंसुलिन जो होती है वो ह्यूमन इंसुलिन से एक अमाइनो एसिड को लेकर डिफर करती है। ओनली वन अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है पॉर्क इंसुलिन में और ह्यूमन इंसुलिन में, जबकि बीफ और ह्यूमन इंसुलिन में जो डिफरेंस होता है वो 2 अमाइनो एसिड का होता है। तो एक ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं लाइक रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन की। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है कि रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन को समझाइए। तो रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन में बच्चों 3 तरीके का रेगुलेशन होगा, केमिकल, हार्मोनल, न्यूरोनल, राइट। तो आपने कौन कौन सा सिक्रीशन देखा, केमिकल, हार्मोनल और न्यूरोनल। केमिकल सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन में आपको ध्यान रखना होगा कौन सा केमिकल है जो पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है, इंसुलिन का रिलीज प्रमोट करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारी, अगर मैं बोलूं कि ये पैंक्रियाज की, ये आपकी बीटा सेल है, ये कोई पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये बीटा सेल है। बीटा सेल में बच्चों क्या होता है कि बीटा सेल पे क्या होता है, ग्लूकोज सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर, ग्लूकोज सेंसिंग रिसेप्टर। तो चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिलीज, तो हम यहां ये देखना चाहते हैं कि कौन सा केमिकल इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करता है। तो वो केमिकल कोई और नहीं, वो केमिकल है ग्लूकोज इटसेल्फ। जब आप फूड लेते हैं और फूड का डाइजेशन के बाद आपका बेसिकली जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और जो जब वहां पर पैंक्रियाटिक बीटा सेल तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर GLUT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मसल एंड फैट की अगर हम बात करें तो वहां पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हो सकता है डिफरेंट टाइप का हो, उसका नाम डिफरेंट हो, वो हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो GLUT2 बेसिकली पैंक्रियाज की बीटा सेल तक ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है। और ग्लूकोज जब वहां बच्चों पहुंचता है तो ग्लूकोज से बेसिकली क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। तो ग्लूकोज से बेसिकली देखिए यहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि केमिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन में किसी बच्चे को यह समझना है कि द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन रिलीज केमिकली
is glucose and glucose transported up to the beta cell through the GLUT2 transporter. अब जब ग्लूकोज वहां पे पहुंच गया, then there will be which process? Glycolysis will start. Glycolysis resulting in the formation of ATP. अब जब ATP का लेवल बढ़ेगा, then ATP sensitive potassium channel they will closed. अब जब ATP sensitive potassium channel close होंगे, अब आपको यहां पे फुल डिटेल मैकेनिज्म यहां पे नहीं जाना है, तो आपको लिख देना है कि ATP sensitive potassium channel जब क्लोज होते हैं, then there will be release of which? इंसुलिन. क्योंकि ये पार्शियल डीपोलराइजेशन को प्रमोट करते हैं और वो इंसुलिन के रिलीज को वो एनवायरनमेंट बेसिकली प्रमोट करता है. डिटेल्ड हम इसकी मैकेनिज्म जब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे. तो इतना ये क्लियर हो गया. हार्मोनल की अगर हम बात करें तो हार्मोनल में बेसिकली बच्चों जैसे आपका ये हार्मोन है, बीटा सेल से आपका क्या निकल रहा है? इंसुलिन. अच्छा, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में चेंज? ग्लाइकोजन में. ये बेसिक चीज है. जस्ट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया. अच्छा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है? ग्लूकेगॉन, जो कि कहां से निकलता है? अल्फा सेल ऑफ द पैंक्रियाज. तो बेसिकली मींस इंसुलिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा. मींस जब इंसुलिन ज्यादा होगा तो क्या कम होना चाहिए? ग्लूकेगॉन. और ग्लूकेगॉन जब ज्यादा होगा मींस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो तो क्या हल्का कम हो जाना चाहिए? इंसुलिन. तभी ये दोनों अपना काम कर पाएंगे. तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अफेक्ट डालते हैं. मतलब इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अगेन कौन कर रहा है? ग्लूकेगॉन. ये हो गया. सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल ऑफ द पैंक्रियास से निकलता है, जो दोनों को क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट करता है. तो इस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन है, किस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स बेसिकली इंसुलिन के रिलीज को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. अब हम बात करते हैं न्यूरोनल मैकेनिज्म की. तो न्यूरोनल मैकेनिज्म में बच्चों आपको एक पॉइंट याद रखना है. वो पॉइंट ये है कि वेगस एक्टिवेट्स एंड स्ट्रेस सप्रेसेस. मतलब ये पॉइंट ऐसे याद रखना है, वेगस एक्टिवेट. वेगस नर्व को हम कोरिलेट करते किससे करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, मींस कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम से. तो वेगस एक्टिवेट्स, तो आपको ये लिखना है वेगस एक्टिवेट्स. और बेसिकली कौन सा रिसेप्टर? M3 रिसेप्टर. तो इसके थ्रू इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है बेसिकली बढ़ता है. जबकि स्ट्रेस सप्रेसेस, स्ट्रेस का मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब बेसिकली आपका सिंपैथेटिक से है. और यहां पे सिंपैथेटिक में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व है बेसिकली कौन सा है? अल्फा 2. तो स्ट्रेस सप्रेसेस मींस अल्फा 2 के थ्रू इंसुलिन का रिलीज क्या होता है? कम होता है. तो ये पॉइंट आपका समझ में आ गया. कोलिनर्जिक इंसुलिन के रिलीज को एक्टिवेट्स मींस प्रमोट कर रहा है, जबकि सिंपैथेटिक थ्रू द अल्फा 2 इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कर रहा है. तो ये बेसिकली आपका बच्चों कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की कौन कौन सी मैकेनिज्म है. तो आपको 3 मैकेनिज्म बेसिकली यहां पे डिटेल समझानी है. राइट. इसके बाद हम देखते हैं एक्शन ऑफ इंसुलिन. देखिए आपका ये वाला पार्ट इस चीज से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में, जो एक्शन ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन अपने आप में क्या है? एक हार्मोन है. और कैसा हार्मोन है? बेसिकली ये एनाबॉलिक हार्मोन है. एनाबॉलिक मींस ये प्रोटीन वगैरह को ब्रेक नहीं करने देगा, लिपिड को ब्रेक करने नहीं देगा. तो ओवरऑल हम देखते हैं करता क्या है. कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली अब चूंकि ये ग्लूकोज को बेसिकली किस में चेंज कर रहा है? ग्लाइकोजन में. ये इसका बेसिक एक फंक्शन हो गया. मींस ग्लूकोज के लेवल को ये ब्लड में क्या कर रहा है? इंसुलिन कम कर रहा है. तो अब आप इसको ये चीज ध्यान रखनी है, फिर इसको अंडरस्टैंडिंग बनानी है. कैसे? देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट कर ही रहा, प्लस मसल और फैट में ग्लूकोज के अपटेक को ये बढ़ा रहा है. किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू? GLUT4. जबकि हमने यहां पे किस ट्रांसपोर्टर की बात की थी? GLUT2. तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बेसिकली GLUT4 मसल एंड फैट में ग्लूकोज के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. देखिए बच्चों ग्लूकोज का अपटेक बेसिकली जब मसल एंड फैट में होगा
तो ओवरऑल ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और मसल और फैट उस ग्लूकोज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देंगे विद द डिफरेंट प्रोसेस। जैसे तो एक तो ये बात समझ में आ गई, प्रमोट ग्लूकोज अपटेक मसल एंड फैट में। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब जैसे मैंने कहा कि अब वहां पे लीवर और मसल में बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस क्या हो गई, बढ़ गई। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ओवरऑल देखिए ग्लूकोज के लेवल को कम करना है, तो ग्लाइकोजेनेसिस को आपको ग्लाइकोजन सिस मतलब सिंथेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस लीवर एंड मसल में प्रमोट की। अब ये वाला स्टेप देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेक होके ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक होके क्या बनना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो ज्यादा बनेगा नहीं, मींस की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कम, तो ये प्रोसेस कम हुई। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बनना, तो ये ग्लूकोज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इट मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस भी क्या होगी, कम होगी। मींस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस ओवरऑल कम होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम लिपिड में बात करें तो लिपिड में जैसा कि मैंने कहा चूंकि इसका एनाबॉलिक नेचर है तो लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, लाइपोलाइसिस को डिक्रीज करेगा, लिपिड के ब्रेकडाउन को डिक्रीज करेगा। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो कि एक तरीके से ब्रेकडाउन है फैट का, उसको ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज इन द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, राइट। और बच्चों यही वजह होती है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो जब आप डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन की कमी होती है, तो वहां पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, मींस ज्यादा से ज्यादा कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो आप उसको बोलते हो डायबिटिक इंडिविजुअल कीटोनेमिया से प्रभावित होता है, राइट। तो एक ये बात आपने समझ गई, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इंसुलिन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। प्रोटीन में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, प्रोटियोलाइसिस को कम करेगा। और जब प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है तो मसल में अमाइनो एसिड के अपटेक को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि अमाइनो एसिड जितनी ज्यादा क्लब होकर क्या बनती है, प्रोटीन बनाती है। तो ये बहुत सिंपल है कि अमाइनो एसिड के अपटेक को बढ़ा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है। आप अपने से भी लिख सकते हो प्रोटियोलाइसिस को डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक जस्ट पूरे एक्शन की बात हो गई। आसान है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है एनाबॉलिक इन नेचर, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये क्या है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। देखिए इस पार्ट में तो आपको लर्न करना है, ये एक सेपरेट ही क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रिपरेशन के बारे में इसका एक टेबल बनाइए, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में आपको याद रखना है इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन और इंसुलिन लिस्प्रो, तीन चीजें ये याद रखनी है, राइट। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्डॉर्न या आइसोफेन इंसुलिन, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोफेन इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग में आपका बेसिकली प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्जिन एंड इंसुलिन डेटामेर। तो ये जस्ट एक, आपको जितना ज्यादा याद करेंगे उस चीज से ये याद होगी, आप कुछ ट्रिक बना लेंगे बेसिकली। तो इस तरीके से आपका ये इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। तो देखिए इस पूरे सेशन में ओवरऑल 2-3 चीजें कवर हुई, जो जिसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भले आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से क्वेश्चन आए, लेकिन उसके साथ में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि आपको इंसुलिन के बारे में भी कुछ लिखना होगा थोड़ा सा। तो उसमें हो सकता है कि आपका ये रिलीज मैकेनिज्म पूछ ले, हो सकता है इंसुलिन का एक्शन पूछ ले, हो सकता है आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रिपरेशन का ही बन जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थैंक यू वेरी मच।